हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है तास्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लास्ट मैच जो था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, हमने वो मैच कवर भी करा था और हमारे लिए अच्छा भी गया था। आई होप आपका भी वो मैच अच्छा ही गया होगा। बात करते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, स्पेशली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वो यहाँ पे मैच जीत पाते हैं तो फाइनल्स डे में फिर से फाइनल में वो पहुँच जाएंगे। तास्मानिया के लिए उतना कुछ वो तो नहीं है टेबल की, अगर हम बात करें तो, या नॉकआउट में पहुंचने की बात करें तो। लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैच है। रीसेंट टाइम्स में हालांकि कुछ चीज़ें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में नहीं गई हैं, इंक्लूडिंग इस फिक्चर में आखिरी 3 में वो 2 मैच हारे हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी इनके टीम में अभी मिसिंग हैं। जेसन बेरेंदॉर्फ भी अभी नेशनल टीम के होकर जुड़ चुके हैं। तो बॉलिंग में तो काफ़ी सारे नए चेहरे आपको देखने मिल रहे हैं जिनसे आपने उतना नाम नहीं सुना होगा। लेकिन देखते हैं कि क्या है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हमेशा चैंपियन टीम रही है और इनको आता है कि मुश्किल स्थितियों से निकल के परफॉर्म करना और मैच जीतना। तो देखते हैं कि यहाँ पे भी वो चीज़ें होती हैं या नहीं। मैच होने जा रहा है बेलडी ओवल होबार्ट में, जो कि तास्मानिया का घर है। इस ग्राउंड पे कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल मैच भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, आपको याद ही होगा, जो पहला T20 था इस सीरीज़ का, जो करंटली चल रहा है। वेदर की बात करें तो क्लाउडी है, हालांकि बारिश के तो चांसेस मेरे को नहीं दिख रहे हैं। देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है। आखिरी 5 मैचों में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अभी भी 3-2 से आगे है, लेकिन ये 2 मैच वही है जो मैंने अभी बताया कि रिसेंट 3 में से 2 मैच जो वो हारे हैं वही 2 मैचेस हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। यह पहला मैच जो पर्थ में हुआ था 2019 का मैच है। और क्योंकि हर साल एक एक करके मैच होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमें ये आखिरी 5 मैच ढूंढने के लिए काफ़ी पीछे तक जाना पड़ता है ऑस्ट्रेलियन ओवरसीज सर्किट में। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी क्योंकि प्लेयर्स लगभग लगभग सेम रहते हैं। 312 रन बनाया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे आपको डार्सी शॉट और बैंक्रॉफ्ट के कुछ स्कोर देखने मिल जाते हैं। डार्सी शॉट इस फिक्चर में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये खुद पहले होबार्ट हरिकेन्स के ओवर काफ़ी टाइम तक खेल चुके हैं, जिस टीम में तास्मानिया के बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं। और होबार्ट हरिकेन्स का घर भी ये ग्राउंड हुआ करता था, तो उसका भी फ़ायदा उनको मिल सकता है, या कोई और रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस फिक्चर में उनके परफॉर्मेंसेस आपको दिख जाते हैं। बॉलिंग से भी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं और बैटिंग से भी हैं। तास्मानिया ने यहाँ पर चेज नहीं कर पाई, जहाँ पर सैलेब जुएल और जॉर्डन सिल्क, इन दोनों नामों को नोटिस करना, इन्होंने परफॉर्म करा था। झाई रिचर्डसन नहीं है, टाई खेल रहे हैं और एशन नगर भी है। एशन नगर मैंने हमेशा बता कर रखा हुआ है कि इस ग्राउंड पे उनको विकेट लेना आता है, भले ही इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं है। लास्ट मैच पे भी उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस करा था। टाई तो है ही कंसिस्टेंट, झाई रिचर्डसन अवेलेबल नहीं है। अगला मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बड़े स्कोर यहाँ पे बनाए, जहाँ पे मिचेल मार्श, इंग्लिश, बेरेंदॉर्फ कोई नहीं है। व्हाइटमैन का स्कोर आपको देखने मिल जाता है। व्हाइटमैन रिसेंटली जो एक 4 डे मैच हुआ था, मतलब रिसेंटली मतलब रिसेंट टाइम्स में नहीं, शेफील्ड शील्ड के इस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा 100 इन्होंने लगाया था। और यहाँ पे भी इनके आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं। इनके थोड़े बहुत नाम को आगे भी मिलेंगे, नोटिस करते रहना। रेनबर्ड एंड्रूज अवेलेबल नहीं है। टॉम एंड्रूज इन्होंने बहुत तंग करके रखा हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को पास्ट में। हालांकि वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि उनके जगह पे जो बॉलर खेल रहे हैं स्पिनर के रूप में, वो सेम चीज़ कर पाते हैं या नहीं। नोटिस करना टॉम एंड्रूज को परफॉर्मेंस हर मैच में, वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनका कुछ इफेक्ट या और कोई बॉलर ला पाते हैं या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। रॉजर्स के 2 विकेट्स हैं। तास्मा ने वापस से चेज नहीं कर पाई। वेबस्टर के हालांकि परफॉर्मेंस रहे हैं। बेरेंदॉर्फ नहीं है। एशन नगर का 2 विकेट। मिचेल मार्श, लैंस मॉरिस नहीं है। डार्सी शॉट ने भी यहाँ पर 1 विकेट निकाला था। बैटिंग से कुछ यहाँ पर नहीं वो कर पाए थे, लेकिन 1 विकेट यहाँ पर उन्होंने निकाला था। अगला मैच ये भी पर्थ में हुआ। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हालांकि काफ़ी कम स्कोर पर निपट गई, जहाँ पे टर्नर और एंड्रू टाई यहाँ पर आपको दिख जाते हैं बैटिंग से भी। बाकी मेरेदीथ, वेबस्टर और एंड्रूज यहाँ पे भी हैं। एंड्रूज और रेनवर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरेदीथ और वेबस्टर का नाम है। तास्मानिया ने चेज़ कर लिया, थोड़ा मशक्क़त ज़रूर करना पड़ा होगा, लेकिन चेज़ हो गया। सिल्क, वेबस्टर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इस फिक्चर में। वेबस्टर के बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे, बैटिंग से भी। और बैटिंग से यहाँ पर सिल्क ने भी रन बनाया। टाई तो है ही जो इस फिक्चर में हाईएस्ट विकेट टेकर है। बेडेनडॉर्फ के लिए अवेलेबल नहीं है। अगला मैच और पहला मैच जो हमने को होबार्ट में देखने मिल रहा है, और मेरे ख्याल से आखिरी 5 में ये पहला मैच अपने को है। 2 मैचेस हुए हैं, ये पहला मैच है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी। जो स्कोरर्स थे फिलिपी कीपर सेक्शन में आपको जो मिल जाते हैं, बैंक्रॉफ्ट के यहाँ पे स्कोर से, व्हाइटमैन का फिर से यहाँ पे एक बड़ा स्कोर है। कार्टराइट, टाई सबके सब अवेलेबल हैं। बॉलरों में से रॉजर्स हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर आपको देखने मिलते नहीं। टिम डेविड, रेनबर्ड, होप, एंड्रूज नोटिस कर रहे हो आप, हर मैच में विकेट से इनके। तास्मानिया यहाँ पे उन्होंने चेस वापस से कर लिया था। हालांकि जो लीड करने वाले प्लेयर्स थे उनमें से मेजर परफॉर्मेंस था मैकडरमॉट का, जो अवेलेबल नहीं है, जो अभी क्वींसलैंड की टीम में खेलते हैं। वकीम मैकराइट ये परफॉर्मेंस रहे हैं। मैकराइट ने लास्ट 2 मैचेस में जो इस ग्राउंड पे हुए हैं उन्होंने परफॉर्म करा। और टाई का तो यहाँ पे विकेट रहता ही है, और केली डेविड कोई अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था ये पहली दफ़ा है मेरे ख्याल से आखिरी 5 में जब तास्मानिया ने पहले बल्लेबाजी करा।
जी हाँ, आखिरी 5 में पहली दफ़ा जब तास्मानिया ने पहले बल्लेबाजी करा, 49 ओवर का मैच हुआ। सेलेब जुएल, सिल्क, राइट, ये तो कई बार नाम आ चुका है। सेलेब जुएल उतना खास यहाँ पे नहीं है उनका परफॉर्मेंस, ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ है, क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 100 लगाया था। डोरान का स्कोर है, बेरेंडोर्फ, गैनन, आगार, शॉट ये अवेलेबल है। और यहाँ पे शॉट ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था, बॉलिंग से भी 1 विकेट। फिलिपी के स्कोर्स आपको देखने मिल जाते हैं। इंग्लिश अवेलेबल नहीं है। टॉम एंड्रूज ने यहाँ पे भी 2 विकेट निकाले थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। 21 ओवर में मैच को चेस कर लिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये जो मैच था, ये छोटा मैच हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो लगभग पूरे मैचेस हुए हैं, यहाँ पे ये पूरा मैच हुआ था होबार्ट में, और यहाँ पे भी जो पर्थ में पूरा मैच, वहाँ पे तास्मानिया ने जीत हासिल करी थी। मतलब रिसेंट टाइम्स में तास्मानिया ने काफ़ी दिक्कत में डाल के रखा हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम को। आखिरी 5 में हमें 2 मैचेस मिलेंगे। आखिरी 2 मैचेस जो होबार्ट में हुए हैं, वहाँ पे 1-1 चल रहा है। बाकी के सारे मैचेस मेरे ख्याल से यहाँ पे पर्थ में ही है। जी हाँ, उसके पहले 3 मैचेस पर्थ में हुए थे, और 5 में से 4 बार क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है कि जब तास्मानिया पहले बल्लेबाजी करेगी तब हमें क्या उम्मीद करना चाहिए। लेकिन एक मैच उसका भी है, लेकिन वो मैच भी छोटा हो गया था, तो वो भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन कम ही हो गया। वही तो जो होबार्ट के मैचेस हैं, अगर हम उस पर फोकस करें तो ये मैच पहला था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी, 294 बनाए। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सारे प्लेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सबके स्कोरर्स थे, हाई स्कोरर थे वाइटमैन, उसके बाद कार्टराइट, टाई, फिलिपी, बैंक्रॉफ्ट, सबके स्कोर्स हैं। बॉलरों में से खाली रॉजर्स अवेलेबल हैं, बाकी कोई नहीं है। तास्मानिया ने इसको चेस कर लिया था। लीड हालांकि मैकडरमॉट ने किया था, लेकिन इसके अलावा भी वाकिम, मैकराइट और डेविड जो अवेलेबल नहीं है, इनके स्कोर्स हैं। टाई बॉलरों में से बहुत कंसिस्टेंट है, इनकी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है इस फिक्चर में, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और अगला मैच जो हुआ था, यहाँ पे तास्मानिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी, जहाँ पे जुएल का आपको 100 देखने मिल रहा है। सेकेंड लास्ट मैच में या तो वो खेले नहीं होंगे, या फिर उनका ओवरऑल इस फिक्चर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे 100 था। बाकी सिल्क और राइट, ये दोनों के नाम हम पहले भी देख चुके हैं। सिल्क के बड़े बड़े स्कोर्स हैं, चेस में भी है, बैटिंग फर्स्ट में भी यहाँ पर रन बनाया उन्होंने। बेरेंडोर्फ के 2 विकेट थे, अवेलेबल वो नहीं है। गैनन, एस्टन का शॉट है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे चेस कर लिया। फिर से वो फिलिपी का नाम आपको देखने मिल रहा है। तो फिलिपी ने जो 2 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पे, इस टीम के अगेंस्ट में रिसेंट टाइम्स में, उन्होंने दोनों ही मैच में रन बनाया। बाकी शॉट का यहाँ पे परफॉर्मेंस था, बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी, और एंड्रूज रॉजर्स, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं आपको जो दोनों टीमों की तरफ से देखने मिल रहा है। कुछ नामों को यहाँ पर हमने नोटिस कर लिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टाई यहाँ पे बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन उनके थोड़े बहुत हैं। जॉर्डन सिल्क, वेबस्टर और मैक राइट रिसेंट टाइम्स में इनके परफॉर्मेंस हमें देखने मिलते हैं। तास्मानिया की तरफ से एंड्रूज थे, टॉम एंड्रूज, जो मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते थे, उनके परफॉर्मेंस रहे हैं इस फिक्चर में काफ़ी कंसिस्टेंटली, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है रिसेंट टाइम्स में। इसके अलावा वाइटमैन के हमें 1-2 स्कोर देखने मिले हैं। बैंक्रॉफ्ट का भी उतना कुछ खास नहीं है, बैंक्रॉफ्ट का कोई 50 भी स्कोर नहीं है आखिरी 5 में, लेकिन वाइटमैन के 2 बड़े स्कोर्स हैं जो हमने नोटिस करे हैं। बैंक्रॉफ्ट ने यहाँ पे बनाया था एक बार 46, और बिल्कुल पहले मैच पर अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे उनका 35 का स्कोर था। बाकी कुछ खास उनका नहीं है। मेरेदिथ ने एक बार 4, एक बार यहाँ पे भी मेरे ख्याल से मेरेदिथ के 3 थे। बॉलिंग फर्स्ट में उनके परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं। और तो बस यही चीज़ें हैं। रनों की अगर हम बात करें तो बहुत रन हमें देखने नहीं मिले हैं। आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे 312 रन बने, यही हाईएस्ट स्कोर है आखिरी 5 में, जो कि ऑब्वियसली तास्मानिया चेज नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे भी 10 विकेट गिरे थे, तो बॉलरों का तो यहाँ भी दबदबा था, जिसको लीड करा था शॉट ने। और यहाँ पे एक बार 307 बना था, यहाँ पे भी 10 विकेट गिरे थे, तो बॉलरों का रोल यहाँ पे भी था, जिसको लीड किया था वाइटमैन और मिचेल मार्श और इंग्लिश ने, ठीक है। इसके अलावा 300 के आसपास तो ये फिक्चर जाने से रही। 294 भी यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। लो स्कोरिंग नहीं कहेंगे, लेकिन मोर देन एवरेज हम कह सकते हैं। हाई स्कोर शायद आप नहीं भी कहो, लेकिन मोर देन एवरेज वाला भी ये फिक्चर रहा है। लेकिन बॉलर्स का यहाँ पे रोल रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। तास्मानिया की तरफ से बॉलर्स के नाम बदलते रहते हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से करंट स्क्वाड में खाली टाई ही है जिनका हम नाम बता सकते हैं। अगर मैं समराइजन पे आ जाऊं तो 2 नाम आपको मिलेंगे दोनों टीमों की तरफ से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक टाइम पे बैंक्रॉफ्ट का भी नाम था, शॉन मार्श का भी नाम था। शॉन मार्श रिटायर्ड हो चुके हैं। बैंक्रॉफ्ट का भी नाम था, लेकिन बैंक्रॉफ्ट रिसेंट टाइम्स में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा। उस जगह पे आप थोड़ा बहुत वाइटमैन को कंसीडर कर सकते हो। डार्सी शॉट के परफॉर्मेंसेस थोड़े बहुत हैं, मैंने अभी बताया कि उसका क्या लॉजिक हो सकता है, लेकिन लॉजिक चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका परफॉर्मेंस है। जॉर्डन सिल्क काफ़ी अच्छा करते हैं, और इन्होंने 1-2 बार मैच को जितवाया भी हुआ है। लास्ट मैच में भी उन्होंने यहाँ पे 62 बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, आप देख सकते हैं, और इसी ग्राउंड पे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे उनका स्कोर नहीं था, यहाँ पे उन्होंने चेस करते हुए जितवाया था 90 रन बना के, यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे भी 42 का स्कोर था। तो मतलब वन मैच करके ऐसा चल रहा है। यहाँ पे 42 का स्कोर बनाया, अगले मैच पर मिस,
उसके बाद 90 का स्कोर बनाया, अगले मैच पर मिस। ठीक है, यहाँ पे 62 का स्कोर है। अभी देखना पड़ेगा कल के मैच में क्या होता है, या यही सिलसिला बरकरार रहता है या नहीं, लेकिन जो भी है अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी रहा है, 48 के ऊपर औसत इनका भी है। बॉलिंग पे एंड्रू टाई हाईएस्ट विकेट टेकर है, 7 मैच 19 विकेट, मतलब अगर 2 विकेट और ज़्यादा हो जाए तो 3 विकेट के औसत से विकेट ले रहे होते तो बैटिंग से ही परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। बाकी पैरिस वगैरह नहीं है, तास्मानिया के बॉलर्स बदलते रहते हैं तो वो उनका भी कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो ये है सारी कहानी जो हेड टू हेड से हम बता सकते थे। इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, टीम परफॉर्मेंसेस, ग्राउंड में कैसे परफॉर्मेंसेस हुए हैं, कैसे स्कोर्स बने हैं, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करेंगे इस ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड का लास्ट मैच वही है जो मैच आपने ऊपर देखा हेड टू हेड का। इस सीज़न में तो इस ग्राउंड पे, इस फॉर्मेट में कोई मैच नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे स्कोर्स बनते हैं, कौन कौन से परफॉर्मर्स अपने को दिखते हैं। जूएल का मैंने आपको बताया कि ऊपर उनका जो नाम ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा शॉकिंग इसलिए है कि इस ग्राउंड पे आप जब दिखेंगे ना तो आपको जूएल के बहुत सारे स्कोर्स देखने मिलेंगे, नोटिस करते रहना। ठीक है, तो पहला मैच ये है, तास्मानिया ने बना था 258, जूएल के स्कोर्स हैं, पेसर्स का अपर हैंड, न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में मैच था, डिफेंड वो कर नहीं पाए, जहाँ पे मेरेदिथ और वेबस्टर बॉलरों में से है करंट स्क्वाड में। अगला मैच जो आपने हेड टू हेड देखा था 294 वहाँ पे बनाया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, जहाँ पे आपको रॉजर्स खाली देखने मिल जाते हैं करंट स्क्वाड में और कोई नहीं है। तास्मानिया ने यहाँ पे चेस कर लिया, जिसको लीड किया था मैकडेरमॉट ने, जो आपने ऊपर देखा वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा वाकिम, मैकराइट ये अवेलेबल है। पेसर्स का ही यहाँ पर अपर हैंड रहता है, स्पिनर्स के लिए उतना कुछ नहीं है। अगला मैच तास्मानिया बनाम विक्टोरिया, फिर से मैकराइट, जॉर्डन सिल्क का नाम है। वेट भी इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा करते हैं जनरली, हर फॉर्मेट में आप ये देख सकते हैं। पेसर्स का अपर हैंड विक्टोरिया को निपटा दिया 156 पर, जहाँ पर एलिस एंड्रूज को यहाँ पे विकेट लेना आता है, यह मैंने ऊपर भी हेड टू हेड में दिखाया था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जनरली स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प तो नहीं है, लेकिन टॉम एंड्रूज को विकेट यहाँ पे निकालना आता था। वेस्टर का 1 विकेट। सेकंड लास्ट मैच न्यू साउथ वेल्स के सामने यहाँ पे 300 रन बनाया था न्यू साउथ वेल्स ने, फिर से टॉम एंड्रूज और रॉजर्स हैं, एलिस के भी कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है। तास्मानिया यहाँ पर 140 पर निपट गई, पेसर्स के 6 और स्पिनर्स के कुछ भी घट यहाँ पे हैं। लास्ट मैच जो हेड टू हेड था जो आपने देखा, जूएल का यहाँ पे स्कोर है। जूएल नोटिस करो बहुत कंसिस्टेंटली तो स्कोर्स नहीं है, लोगों के बड़े स्कोर्स होते हैं, तो इस ग्राउंड पे जूएल को ड्रॉप करना हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि अगर वो चलते हैं तो बहुत लंबा खींचते हैं। सिल्क और राइट कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख जाते हैं, बाकी डोरान अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 21 ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 विकेट खोए, जिसमें से भी रॉजर्स और एंड्रूज का नाम हमने कई बार देखा है, और एलिस के थोड़े बहुत देखे हैं, अगर वो खेलते तो इंपॉर्टेंट होते, लेकिन लास्ट मैच के हिसाब से कम वो स्क्वाड में नहीं है, और एंड्रूज के 2 विकेट्स। ठीक है, तो ये है कहानी ग्राउंड से। बहुत रन्स यहाँ पे भी हम बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये 300 रन बनाया था न्यू साउथ वेल्स ने एक बार, यहाँ पे 295 298 तक यहाँ पे गया, लेकिन हाँ वही है कि बहुत रन यहाँ पर हम बनते हुए नहीं देखते हैं। अगर आपने 270 280 प्लस बना दिया तो यहाँ पर आप डिफेंड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे ये वाले मैच पर 295 के टारगेट को भी चेज कर लिया था तास्मानिया ने, नहीं तो इतने रन्स तो यहाँ पे बनने से रहे। देखो 296 का टारगेट था, कितने पहले टीम निपट गई। 301 का टारगेट था, कितने पहले टीम निपट गए। ठीक है, यहाँ पे भी 286 का टारगेट था, पता नहीं क्या होता, डकवर्थ लुइस लग गया वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा है। ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड होता है। अगर आपके पास ऐसे कोई स्पिनर्स हैं जो बिल्कुल लाइन लेंथ पे भरोसा रखते हैं, पेस वैरी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एस्टन अगर को आप कुछ हद तक कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बाकी टॉम एंड्रूज ने यहाँ पे परफॉर्म करके रखा हुआ था, बाकी स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बराबर, तो यही चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते थे इस ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको जो प्लेइंग 11 देखने मिलेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वहाँ पर एक चेंज तो पक्का होने वाला है, वो है कि बेरेंडॉर्फ नहीं खेलेंगे, तो डार्सी शॉट और फिलिपी ओपनिंग कर रहे हैं। उसके बाद वाइटमन जो कैप्टन भी है टीम के शायद, हाँ, उसके बाद बैंक्रॉफ्ट है, कार्टराइट, हॉब्सन, एस्टन अगर, चार्ली स्टोबो, गैरन जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, एंड्रू टाई और रॉकी कियोली ये खेल सकते हैं। ये लेग स्पिनर है, ठीक है, और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था रेड बॉल क्रिकेट में जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। लेग स्पिनर्स को आप कंसीडर कर सकते हो इस ग्राउंड पे, क्योंकि बाकी फिंगर स्पिनर जिनको क्रैक्स की ज़रूरत होती है या फिर स्पिन की ज़रूरत होती है, उनको लिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन लेग स्पिनर्स हमेशा ही ऐसे कंडीशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये एक कंसीडर करने वाले बॉलर है। बाकी देखो, अगर आप बॉलिंग को नोटिस करोगे तो एंड्रू टाई के अलावा और शायद एस्टन अगर के अलावा आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं देख पाओगे। हालांकि लास्ट मैच गैनोन ने भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी, तो लोग अगर देखेंगे तो इनकी तरफ देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कार्टराइट थोड़ी बहुत बॉलिंग करा सकते हैं, और डार्सी शॉट जो सेकंड स्पिनर का ऑप्शन
आपके लिए रख सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, डार्सी शॉट यहाँ से, एंड्रू टाई यहाँ से, कोई भी टीम हो, कैसी भी टीम हो, इन दोनों को टच नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो 0 पॉइंट दे, माइनस में दे के जाएँ, लेकिन ये दोनों हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। फिलिपी जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं इस टीम के अगेंस्ट में, इस ग्राउंड पे रन उन्होंने बनाए हैं, दोनों कीपरों में से इनके ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा रहेगा। जुएल को भी आप ले सकते हो, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पहले शायद मैं फिलिपी के साथ जाऊँगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन के हिसाब से जुएल को देख लेंगे। उसके बाद जो 3 बैटिंग ऑप्शंस हैं, वाइटमन, बैनक्रॉफ्ट और कार्टराइट, इनमें से वाइटमन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रन्स हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर्स बनाए हैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी, रेड बॉल क्रिकेट में तो है ही। इसके अलावा नीचे आ जाओगे तो आपको रॉकी कियोली दिख जाएंगे जो लेग स्पिन के ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, तो वो एक ऑप्शन है, या फिर एस्टन अगर जो बैटिंग भी कर सकते हैं, इन दोनों में से आप किसी एक को देख सकते हो। तो अपना जो कोर होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, डार्सी शॉट, फिलिपी, एंड्रू टाई और वाइटमन, ये 4 हमारे कोर पे रहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो बॉलिंग ऑप्शन होगा अपने लिए वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर अपने को लेना है, तो रॉकी कियोली या एस्टन अगर में से आप किसी एक को देख सकते हो, या फिर दोनों को लेके भी आप एक्स्ट्रा वो कर सकते हो। 4 प्लेयर्स की बात हो रही है क्योंकि। और उसके बाद यहाँ पे बैटिंग में से बैनक्रॉफ्ट, जो रिसेंट टाइम्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पास्ट में इनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे इस टीम के अगेंस्ट में। और बॉलरों में से गैनॉन, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच अच्छी बॉलिंग कराई थी, थोड़ी सी बैटिंग भी कराई थी। बेंच पे जो ऑप्शंस होंगे, क्रिशली हो सकते हैं या क्रिशल, ऐसा कुछ क्रिशल नाम है शायद, क्रिशली नहीं, क्रिशल नाम है शायद इनका। ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे आते हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर है, देखा जा सकता है। स्मॉल लीग में तो नहीं कहूँगा मैं, बड़ी लीग में आप देख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इनको शायद खेलने का मौका ना मिले। और जैक्सन है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, इनको भी खेलने का मौका मिल सकता है। ये काफ़ी सही प्लेयर लगे हैं मुझे, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और विकेट्स भी कंसिस्टेंटली लगभग निकालते हैं। तो इन दोनों को अगर मौका मिलता है, इनमें से जैक्सन स्पेशली अगर खेलते हैं तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। तास्मानिया की तरफ से विदरॉल्ड और ज्यूएल ओपनिंग करेंगे। उसके बाद वाकीम, जॉर्डन सिल्क, मैकराइट, वेस्टर, मिचेल ओवेन, जिनको लास्ट मैच बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन छठे बॉलर की ज़रूरत अगर पड़े टीम को, जो पड़ सकती है कल के मैच में, तो वही होंगे। उसके बाद कार्ल रसल, मेडेदिथ, रॉजर्स और पैडी डूली ये खेले हैं। इन्होंने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, तो अब तक को नहीं पता कि और कोई एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे या नहीं। इनमें से विदरॉल्ड जो पहले खेलते थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हर मैच में थोड़ा बहुत स्टार्ट लेते थे, 15-20 रन बनाने के बाद आउट हो जाते थे। एक शायद मेरे ख्याल से उनका 50-60 का स्कोर कुछ रहा होगा आखिरी 5-7 मैच में, लेकिन बाकी कुछ खास नहीं हुआ। उसके बाद जुएल है, इनका तो आपने देख ही लिया क्या है। इस ग्राउंड पे जनरली जुएल अच्छा करते हैं, लेकिन अभी तक तो हिट और मिस रहे हैं, फिक्चर में भी और ग्राउंड में भी। वाकीम बीबीएल से पहले ये बहुत बढ़िया फॉर्म दिखा रहे थे हर फॉर्मेट में, बीबीएल के बाद पता नहीं इनको क्या हो गया, इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं दिख रहा। उनके जगह पे हम जिनको कंसीडर कर सकते हैं वो है जॉर्डन सिल्क और मैकराइट, परफॉर्मेंस अच्छा है। वेबस्टर भी मस्ट है, इनको छोड़ नहीं सकते। नीचे आ जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मिचेल ओवेन है, कार्ल रसल, मेडेदिथ, रॉजर्स और डुली। मिचेल ओवेन देखो, उनको कोई गारंटी नहीं है, छठे बॉलर के तौर पे इनको यूज़ किया जा सकता है अगर टीम को ज़रूरत पड़े। तो कार्ल रसल के बारे में बताना चाहूँगा मैं, बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं लेकिन उसको इग्नोर करो, लेकिन बॉलिंग इन्होंने बहुत बढ़िया करा के रखी हुई है। स्पेशली अगर इनको पहले बॉलिंग करने का मौका मिले नए बॉल के साथ, तो ये बहुत खतरनाक बन सकते हैं डोमेस्टिक लेवल में। मतलब इस लेवल के नीचे लेवल में इन्होंने भर भर के विकेट्स निकाले थे। लास्ट मैच में इनको पहली बार मौका मिला था इस सीजन में, वहाँ पे भी इन्होंने 3 विकेट निकाला। ऑब्वियसली किसी ने लिया तो नहीं था स्मॉल लीग में, लेकिन ये एक कंसिडर करने वाले बॉलर हैं। मेरे को भी नहीं पता था ये खेलेंगे क्योंकि स्क्वाड नहीं अनाउंस किया गया था, लेकिन जब मैंने इनके बारे में देखा तो मेरे को पता चला कि ये बहुत बढ़िया फॉर्म से गुजर के आए हैं। मेडेदिथ 2 बार इन्होंने 3 से ज़्यादा विकेट निकाल के रखे हुए हैं इस फिक्चर में। बॉलिंग फर्स्ट ये भी बहुत बढ़िया करते हैं। एनीवेज आप इनको ले सकते हो, दोनों को ही ले सकते हो एनीवेज, लेकिन मतलब ये है परसेंटेज वाले प्लेयर भी होंगे। रॉजर्स पिछले सीजन की तरह फॉर्म तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड सारे सपोर्ट में है इनके। उसके बाद डूली है, जिनको विकेट लेना आता है, लेग स्पिनर है लेकिन वैडी कर सकते हैं और पेस का भी वो डिफरेंस करते रहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं से कैसे ना करके विकेट तो लेना आता ही है। तो तास्मानिया की तरफ से हमें ऐसे बहुत सारे बॉलर्स दिख रहे हैं जो विकेट्स की लिस्ट में हैं, ठीक है। कार्ल रसल, मेडेदिथ का तो मैंने बता ही दिया। डूली भी कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, लोग हर मैच इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, हर मैच ये विकेट लेकर जाते हैं। और रॉजर्स के रिकॉर्ड सारे सही हैं, परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं कर रहे हैं, विकेट अभी भी निकाल रहे हैं। लेकिन वो जो भतेरा विकेट निकाल रहे थे वो पिछले सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, वो वाली फॉर्म अभी तक हमने देखी नहीं है इनकी तरफ से। तो यहाँ पर हमारा जो कोर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, सिल्क, मैकराइट या जुएल में से आप किसी एक को ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेडेदिथ और रॉजर्स या कार्ल रसल में से किसी एक को। रॉजर्स नाम हर जगह पे है, परसेंटेज भी इनका ज़्यादा ही होगा, और नहीं तो कार्ल रसल। तो अपना कोड यहाँ पे मैंने कहा फिर से रिमाइंड करवा दूँ मैं, सिल्क इनको हम रखेंगे कॉन्सिस्टेंटली, और मेरे ख्याल से बैटिंग में इनको रखने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। राइट या ऊपर आपको जुएल मिल जाएंगे, उन दोनों में से कोई एक।
अच्छा वेस्टर है, वेस्टर ये तीसरे ऑप्शन हो गए। और इन दोनों में से, ये तीनों में से किसी एक बॉलर को आप रख के कोर कंप्लीट कर सकते हो, या फिर दोनों को लेके भी कोर कंप्लीट कर सकते हो 5 प्लेयर का बना के। ठीक है, इसके अलावा आप जिनको कंसिडर कर सकते हो वो पैडी टूली हैं। ये कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड हो। और उसके बाद जुएल और मैकराइट में से आपने जिसको छोड़ा उनको भी कंसिडर करके, अगर आपको ज़्यादा प्लेयर लेने हैं तास्मानिया की तरफ से, मतलब 4 प्लेयर्स के कोर के बाद, तो वो आप कर सकते हो। कैप्टन क्लासन चॉइस की बात करें तो शॉर्ट और फिलिपी के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद टाई और एस्टन नगर। एस्टन नगर मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। सेम मैं रॉकी क्योली के साथ कहूँगा, रॉकी क्योली एक ही डिसएडवांटेज होगा एस्टन नगर के ऊपर कि वो बैटिंग से कुशन नहीं देंगे। उसके बाद कार्टराइट या फिर वाइटमैन, इन दोनों में से आप देख सकते हो वाइटमैन का परसेंटेज अभी भी ज़्यादा ही होगा। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था लास्ट मैच के पहले तक। यहाँ पे हमारे लिए वो फिर से इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और उसके बाद कैरन का तो मैंने बता दिया। तास्मानिया की तरफ से वेस्टर और जुएल का परसेंटेज ज़्यादा होगा। वेस्टर परसेंटेज कैप्टन भी होने वाले हैं स्मॉल लीग में बहुत लोगों के। जुएल हिट और मिस रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा अगर बहुत दिक्कत नहीं हो रही इनको लेकर चलो। उसके बाद सिल्क और रॉजर्स, बहुत रिस्क लेना है तो कार्ल लेसल बॉलिंग से, राइट बैटिंग से। राइट के परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं ग्राउंड में भी, और हेड टू हेड में भी लास्ट 2 मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था उन्होंने रन बनाया था। अच्छा, अभी के लिए मैंने इन 6 प्लेयर्स को रख रखा है, और मेरे ख्याल से ये 6 प्लेयर लेने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कीपर में से अगर बहुत दिक्कत नहीं हो रहा है कॉम्बिनेशन बनाने में, तो जुएल को लेके चलना। ठीक है, ये हिट और मिस रहे हैं, लेकिन अगर चल गए तो बहुत लंबा खींच सकते हैं। बैटिंग में से बैनक्रॉफ्ट है, वाकीम, कार्टराइट, मैकराइट। इनमें से जो प्लेयर मेरे को सबसे ज़्यादा चाहिए होगा वो है मैकराइट। इनके परफॉर्मेंस ग्राउंड पे भी बेहतर है और हेड टू हेड भी उन्होंने अच्छा करा है। इसके अलावा बैनक्रॉफ्ट की तरफ भी आप देख सकते हो, बैनक्रॉफ्ट का परसेंटेज भी ज़्यादा है। बैनक्रॉफ्ट रीसेंट टाइम्स में थोड़ा हल्का गया है, लेकिन उसके पहले उनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे हेड टू हेड में। वाकिंग का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं स्मॉल लीग में शायद ना लूँ। कार्टराइट आप देख सकते हो, अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा कोई बैट्समैन चाहिए और आप बैनक्रॉफ्ट की तरफ भी नहीं जाना चाहते तो ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी स्मॉल लीग के लिए रिस्की ही होंगे। ऑलराउंडर में से वेबस्टर और डार्सी शॉट, इन दोनों का ही पक्का है कि ये प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग मिलेगी। एस्टन अगर मुझे बहुत हेल्प मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और बैटिंग में बहुत हाइप नहीं करता एस्टन कभी भी, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा कोई स्पिन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो एस्टन और रॉकी क्योली ये दोनों ऑप्शन होंगे। एस्टन थोड़ी सी बैटिंग तो कर लेते हैं। और मिचेल ओवेन, बड़ी लीग में ट्राई करते रहना इनको, क्योंकि ये छठे बॉलर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, और अगर पिच ने हेल्प किया तो ये बहुत इफेक्टिव भी हो सकते हैं, बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं। बॉलरों में से खाली मैंने यहाँ पे टाई को रखा है, और ये हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। और बहुत अलग हट के देखना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, रिस्क अगर ले सकते हो तो। बाकी जो ऑप्शन हैं, मेरेदीथ अच्छे ऑप्शन है। कैनन ने लास्ट मैच 2 विकेट निकाल के रखा हुआ था। इस चीज़ को किस तरीके से देखना चाहिए मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके अलावा और कोई परफॉर्मेंस इनका नहीं है। रॉजर्स कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्मेंस इनका हो रहा है, लेकिन बहुत हाइप्ड वाला कुछ नहीं वो कर रहे हैं, इसीलिए लोग इनकी तरफ कम जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल लेसल मेरे को नहीं लग रहा स्मॉल लीग में इनको लोग लेंगे, लेकिन अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो। ये बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर के आ रहे हैं। डूली कंसिस्टेंटली विकेट वो निकालते हैं कैसा भी कंडीशन हो, और लोग इनकी तरफ कम देखते हैं, लेकिन इनको विकेट निकालना आता है, तो इसको तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और उसके बाद जैसा मैंने बताया, सेकंड स्पिन का ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो रॉकी क्योली एक ऑप्शन है। इन्होंने अभी तक नहीं खेला है इस फॉर्मेट में, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बस ये कुछ सिलेक्शंस है। बैटिंग से शायद एक प्लेयर आप और ले लो, बॉलिंग से 2-3 प्लेयर्स आप ले सकते हो। परसेंटेज देख के जाना चाहोगे तो मेरेदीथ, रॉजर्स, डूली, इनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे। तास्मानिया की बॉलिंग मुझे काफ़ी सही नज़र आ रही है। अभी देखना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस बैटर्स हैं वो इसको किस तरीके से टैकल करते हैं, उसी इन चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से मैच का रिजल्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में एक्सपीरियंस कम है और तास्मानिया की बैटिंग में डेप्थ और कंसिस्टेंसी कम है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, वेबस्टर, शॉट बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा सिल्क की तरफ देख सकते हो बैटिंग से अगर किसी को देखना है तो, और बॉलरों में से देखना है तो टाई, लेकिन स्मॉल लीग के लिए सेफेस्ट होंगे वेबस्टर और शॉट। तो ये रही सारी चीज़ें। और अगर लास्ट मोमेंट पे कोई अपडेट अगर चाहिए होगा आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। स्मॉल लीग की टीम भी वहाँ पर आती रहती है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड ग्रुप बाय फटा।